हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को फ्रॉम पीएमएफआईएस बुक। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं नादिर शाह के बाद जिसने कमान संभाली अफगानिस्तान की, और जो दूसरा पर्सन था जिसने इंडिया को इन्वेड करा, ठीक है, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पहला व्यक्ति कौन इस टाइम पर इंडिया को इन्वेड करने वाला, आंसर विल बी नादिर शाह। लेकिन किसने सबसे ज्यादा बार इंडिया को इन्वेड करा, आंसर विल बी अहमद शाह दुर्रानी, या उसका दूसरा नाम अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो इसके बारे में जरा हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स को समझते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये एक वन ऑफ द एबलिस्ट जर्नल था नादिर शाह का, उसका राइट हैंड था। ठीक है, और नादिर शाह का असैसिनेशन भी इसी पर्सन ने करा था, ये हमने जाना था। जब नादिर शाह की डेथ हो जाती है, ठीक है, और डेथ का कारण भी यही भाई साहब थे, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो दुर्रानी ने क्या करा, अपना जो कंट्रोल है वो पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर बिछा दिया, उसका शहंशाह आलम बन गया वो। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको वर्ल्ड लेवल के पर्सपेक्टिव से एक फैक्ट बताया था, अहमद शाह दुर्रानी इज ऑफन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर को याद करो, 1736 में जब नादिर शाह ईरान के तख्त पर बैठता है और कुछ एरिया, ज्यादातर एरियाज अफगानिस्तान के ऊपर उसने भी कब्जा करा था, लेकिन जल्द ही उसका असैसिनेशन हो गया था 1747 में। तो अफगानिस्तान की टेरिटरीज को वो बेसिकली कंसोलिडेट नहीं कर पाया होगा, लेकिन उसके असैसिनेशन करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने वो टास्क पूरा करा और अफगानिस्तान के ऊपर पूरा का पूरा उसका कंट्रोल था। और वहीं पर दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर ही इसने अपना जो एम्पायर एस्टैब्लिश करा था, उसका नाम यहां पर गिवन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम था दुर्रानी एम्पायर। ठीक है, इसका जो नाम है ना दूसरा, अहमद शाह दुर्रानी, उसी के नाम से एम्पायर है दुर्रानी एम्पायर। ठीक है, जो उसने अफगानिस्तान के अंदर फाउंड करा था। ओके, कुछ बुक्स आपको ये वाला फैक्ट बता देती है, कुछ नहीं बताती है, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। अब क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को दोस्तों इन्वेड करा और लूटा। पर्टिकुलरली क्या पूरे इंडिया को नहीं, नॉर्दर्न इंडिया को, उत्तर भारत को लूटा इसने। कितने बार? 8 बार लूटा। और टाइम पीरियड देखो दोस्तों कितना बड़ा था, 19 साल का टाइम पीरियड था। 1748 से लेकर 1767 तक इसने 19 साल का कार्यकाल हो गया। 1748 से लेकर 67 तक कितने बार इंडिया को लूटा? 8 बार लूटा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। ठीक है, अब क्या है, मुगल्स अब इस टाइम पर डरे हुए थे क्योंकि वो ट्रेलर ऑलरेडी देख चुके थे इसका जो अपर बॉस था उसका। अब ये तो उसका जर्नल ही था ना एक तरीके से, अहमद शाह दुर्रानी, नादिर शाह का। नादिर शाह ने कैसे धूल चटाई थी मोहम्मद शाह को, इससे मुगल्स डरे हुए थे। साथ में उनका क्या ले गए थे, नादिर शाह क्या ले गया था उनका, कोहिनूर हीरा और पिकॉक थ्रोन, और भी चीजें लूटी थी उसने, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मुगल्स इससे डरे हुए थे, तो मुगल्स जो है इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो वो अहमद शाह अब्दाली से शांति खरीदते हैं। ठीक है, शांति उन्होंने खरीदी कैसे, क्या शांति खरीदी जाती है? इस जमाने में खरीदी जाती थी। 1751 से लेकर 52 के आसपास की बात है, व्हेन मुगल्स ट्राइड टू बाय पीस। देख लो यहां पर लिखा हुआ है, शांति उन्होंने खरीदी अहमद शाह अब्दाली से। कैसे खरीदी? पंजाब का जो एरिया है, या पूरा का पूरा जो पंजाब है, आप ऐसा भी कह सकते हो, वो अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया था मुगल्स ने। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का पेट इतने से भरा नहीं था, क्योंकि आप देखो 8 बार वो भारत आया है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर घूमने फिरने तो आया नहीं होगा, मजे करने तो आया नहीं होगा। उसको ये लगता था जितना लूट सको उसको इतना लूट लो। तो कुछ साल के बाद 1757 में उसकी जो निगाह है वो दिल्ली के तख्त पर पड़ जाती है। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। मुगल एम्परर को उसने रिकॉग्नाइज फिर भी करा था, लेकिन मुगल एम्परर की वन ऑफ द प्रोमिनेंट सीट्स कहां पर थी, उनका कैपिटल कहां पर हुआ करता था, दिल्ली। उसने दिल्ली को ही कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखना, आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी ऐसे ही सेट होती है जो कि आप इंस्टीट्यूट से इधर उधर पढ़ते हो, इतनी डीप में शायद से ही आपको कोई बताता हो। लेकिन एक बात जो है यहां पर आप बुक से डिकोड कर सकते हो। आपके दिमाग में टाइमलाइन कैसे सेट होती है कि पहले दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल्स आए, और फिर इमीडिएटली ब्रिटिशर्स आ गए। लेकिन अगर इसने दिल्ली को कैप्चर करा है, तो आप ये भी तो कह सकते हो भारत के ऊपर कुछ टाइम के लिए दिल्ली में दुर्रानी एम्पायर जो है उसका भी साया मंडराया था।
ये वाला फैक्ट आप याद रखना, स्पेशली अलग से कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये साफ तरीके से दोस्तों एक इंटरप्रिटेशन है, इसमें इतना ज्यादा कुछ सीखने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप अच्छे से अपनी बुक्स को पढ़ रहे हो और इस फैक्ट को अच्छे से डिकोड कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आप मुझे खुद बताओ, जब वो दिल्ली को कैप्चर कर रहा है 1757 के अंदर और मुगल एम्परर को साइडलाइन कर रहा है, ठीक है, साइडलाइन कैसे कर रहा है पूरी बात जान लो। इसने ये सोचा, ये ना इंडिया में ज्यादा टाइम तक रुकता नहीं था, ऐसा नहीं था कि आप कहीं ये सोचो 1748 से लेकर 67 तक ये टोटली इंडिया के अंदर ही था। अहमद शाह अब्दाली ना बार बार अफगानिस्तान जरूर भागता था, तो जब इसने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा करा, इसको लगा था मुगल एम्परर जो है रिवोल्ट करेंगे, ठीक है, मुझे हटाने की कोशिश करेंगे, हमसे लड़ेंगे और मुझे अफगानिस्तान वापस जाना है। तो ये बैक एंड में अपना वन ऑफ द एबलेस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन जो है एक अफगान केयरटेकर यहां पर छोड़ जाता है। यहां पर लिखा भी हुआ है, ये एक अफगान केयरटेकर यहां पर छोड़ जाता है, ये देखने के लिए कि मुगल एम्परर जो है या ओवरऑल जो पूरा का पूरा मुगल एम्पायर है उनकी निगाह सही रहे, दिल्ली के तख्त पर ना पड़ जाए, क्योंकि दिल्ली का तख्त अभी किसके हाथ में है इस टाइम पर, 1757 से अहमद शाह अब्दाली के हाथ में है, ठीक है। अफगानिस्तान वापस जाने से पहले 1757 में जब इसने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ना दिल्ली को, जैसे हम दिल्ली तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दिल्ली, तो वो दिल्ली को दिल्ली ही बोलता था, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन थी उसकी वो दिल्ली ही थी। अभी मैं आपको पानीपत मूवी जो है उसका ट्रेलर दिखाऊंगा, तब आपको वहां पर ये वर्ड सुनने को मिलेगा। तो जो मतलब इसने अफगानिस्तान लौटने से पहले ये अफगान केयरटेकर जब ये छोड़कर जाता है इंडिया के अंदर, ये रिकॉग्नाइज किसको करता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो बिफोर इस रिटर्न टू अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली ने रिकॉग्नाइज करा कि आलमगीर टू जो है मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूं, अहमद शाह अब्दाली बोलता है, एस मुगल एम्परर। और जो अफगान केयरटेकर की जिसकी हम बात कर रहे थे वो था नजीब उद दौला। ये दोस्तों एक रोहिल्ला चीफ था और इसको मिर बख्शी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो अहमद शाह अब्दाली देकर गया था दिल्ली की, ठीक है, कि दिल्ली में ये मिर बख्शी रहेगा। मिर बख्शी कौन होता था, मुगल एम्परर्स के टाइम पर ये टर्म किसके लिए यूज करी जाती थी, ये यूज करी जाती थी, बताओ ईशा, रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए या फिर आर्मी कमांडर के लिए, कौन होता था मिर बख्शी, रेवेन्यू होगा इसका आंसर या फिर आर्मी, हाँ रेवेन्यू ऑफिसर क्या आर्मी, पक्का रेवेन्यू, यस, रेवेन्यू जो ऑफिशियल हुआ करता था दोस्तों, टॉप नॉच की जो पोस्ट का हुआ करता था उसको हम कहते थे मिर बख्शी। तो अहमद शाह अब्दाली नजीबुद्दौला को, जो कि रोहिल्ला चीफ था, अभी मैं रोहिल्ला चीफ के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, जस्ट अ सेकंड, नजीबुद्दौला जो कि अफगान केयर टेकर था, अहमद शाह अब्दाली ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई तू मिर बख्शी रहे, तेरे को सारे रेवेन्यू संभालने हैं, जितने टाइम के लिए मैं वापस जा रहा हूं अफगानिस्तान। और अब्दाली ने इसको बोला था ठीक कि नजीबुद्दौला को कि तुम मेरे सुप्रीम एजेंट होगे, यानी कि मेरे राइट हैंड होगे, ठीक है। अब यहां पर आपको पूरी शांति व्यवस्था नजर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रोहिल्ला चीफ के बारे में एक चीज बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये जो टर्म है ना, रोहिल्ला चीफ था ये। अब रोहिल्ला वर्ड को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको गूगल एक फैक्ट थ्रो करेगा कि आज के समय में उत्तर प्रदेश का जो रोहिलखंड रीजन है, ठीक है, वहां पर रोहिल्ला कम्युनिटी या रोहिल्ला ट्राइब के लोग रहते हैं। लेकिन क्या वो हमारे देश में शुरू से ही भारत के मूल निवासी हैं? द आंसर इज नो। रोहिलखंड के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन, एक टेरिटरी है, वहां पर जो रोहिल्ला कम्युनिटी या रोहिल्ला ट्राइब्स के जो लोग रहते हैं उनकी जो जड़ है दैट इज ऑफ पश्तून कम्युनिटी या पश्तून रीजन आप कह सकते हो। और पश्तून या रोहिल्ला जो है उनका जो खून है, उनका जो ब्लड लाइन है दैट इज कनेक्टेड विद द टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो अगर ये बात चल रही है ना कि एक रोहिल्ला चीफ था, इस यहां पर इसकी इंटरप्रिटेशन उत्तर प्रदेश से नहीं है दोस्तों, गलत मत समझ लेना इस फैक्ट को डिकोड करते हुए, इतना डेप्थ में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो रोहिल्ला यहां पर जो टर्म है उसका मतलब है ये एक अफगानी था, पश्तून था, ठीक है। और बाद में रोहिल्ला जब इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होते हैं तो वो यूपी में रोहिलखंड रीजन में एस्टैब्लिश होते हैं। और आज जो उनकी डेजिग्नेशन है इंडिया के अंदर, ज्यादातर जो रोहिल्ला कम्युनिटी या ट्राइब्स के जो लोग हैं रोहिलखंड रीजन के अंदर,
वो अपने आप को राजपूत रोहिल्लास कहते हैं, ठीक है। और गूगल आपको ये भी बताएगा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे उनके बारे में, दे नो उर्दू लैंग्वेज ऑल्सो बिकॉज उर्दू वॉज कनेक्टेड विद अफगानिस्तान, ठीक है। तो एक छोटी सी एडिशनल बात थी। अब यहां तक दोस्तों पूरी शांति व्यवस्था आपको लग रही है। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को कैप्चर करा, ठीक है। मुगल एम्परर्स को इससे कोई भी एक तरीके से रेवेंजफुल भावना नहीं है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर गया है आलमगीर टू को एस मुगल एम्परर, ठीक है। और मुगल एम्परर्स तो या पूरा का पूरा मुगल एम्पायर तो पहले से ही डरे हुए थे नादिर शाह से। अहमद शाह अब्दाली जैसे ही आया था, उन्होंने शांति व्यवस्था खरीदने की कोशिश करी इससे, पंजाब उसको देकर 1751 से लेकर 52 के आसपास, ठीक है। और यहां पर ये नजीबुद्दौला को भी बिठाकर चला गया। अब यहां पर पूरी शांति व्यवस्था जो है आराम से चलनी चाहिए थी जब तक वो भारत लौटकर नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में एक पर्सन को चुल करने की बहुत मतलब एक तलब मची थी, और वो पर्सन था रघुनाथ राव। ये एक मराठा सरदार था। इस टाइम पर इसका इस सीन में कूदने की नीड ये थी कि मराठा से एक एम्बिशन देख रहे थे कि उनको भारत के अंदर मुगल एम्पायर वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और अब वो एक ऑल इंडिया मराठा एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मुगल्स की फैली हुई थी, मराठास भी उतने ही एम्बिशियस हो गए थे कि वो भी अपनी टेरिटरीज को इतना ज्यादा एक्सपेंड करें। तो 1758 में क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन इंडिया, अहमद शाह अब्दाली दोबारा अफगानिस्तान लौट गया, ठीक है। नजीबुद्दौला को छोड़ गया, मेरे बख्शी बना गया, वो रोहिल्ला चीफ था, और उसको बोला तुम दिल्ली को देखना कि मुगल एम्परर्स वगैरह कोई हरकत ना करें या फिर रिवोल्ट करने की कोशिश ना करें। मुगल एम्परर्स या मुगल एम्पायर ने तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन इस टाइम पर जो चुल मची वो मची मराठास को। तो 1758 के अंदर रघुनाथ राव जो कि एक मराठा सरदार था, इसने एक्सपेल कर दिया नजीबुद्दौला का फ्रॉम दिल्ली। इसको एक्सपेल करने का मतलब है अहमद शाह अब्दाली का ईगो हर्ट करना। दूसरी सबसे बड़ी चीज जहां पर मराठास का कुछ लेना देना भी नहीं था, आपने अभी पढ़ा था कि मुगल्स ने पीस बाय करा था, शांति खरीदी थी अहमद शाह अब्दाली से कि वो उसको कुछ ना करें, मुगल एम्परर को या मुगल एम्पायर को कुछ ना करें। कैसे? पंजाब देकर। तो इसने पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। अब इन दोनों फैक्ट से आपको क्या पता लग रहा है कि नजीबुद्दौला जो है वो फोन करेगा, मैसेज करेगा अहमद शाह अब्दाली को कि भाई साहब मुगल एम्परर ने तो कुछ भी नहीं करा आपकी गैर मौजूदगी में, लेकिन मराठास बहुत उछल रहे हैं, फटाफट से बैग पैक करके इंडिया आ जाओ, सेना लेकर आ जाओ। अगले ही साल, किसके अगले साल, जिस साल रघुनाथ राव ने ये सब हरकतें करी, अगले ही साल 1759 में अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत वापस आता है टू टेक रिवेंज ऑन द मराठास, ठीक है। यहां पर मुगल्स क्यों नहीं लिखा हुआ है, मुगल्स ने कोई हरकत करी नहीं यहां पर। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट करा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये वाला जो युद्ध है ये कहां पर हुआ था, पानीपत के अंदर। पानीपत अगेन इज इन हरियाणा। नादिर शाह का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह के साथ, वो कहां पर हुआ था, वो भी हरियाणा में हुआ था, लेकिन वो पानीपत नहीं था, वो जगह थी करनाल। डेट वॉज 13 फरवरी, ओके। एंड इट गेव अ बिग ब्लो टू द एम्बिशन ऑफ रूलिंग ओवर द एंटायर कंट्री। यानी कि मराठास का जो एम्बिशन था ना कि हमें ऑल इंडिया पैन इंडिया एम्पायर बनना है, उसको झटका दे दिया था अहमद शाह अब्दाली ने तीसरे पानीपत के युद्ध में इनको हराकर, ठीक है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपको लगेगा कि शायद से अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी एम्पायर, दुर्रानी किंगडम भारत के अंदर ही स्टैब्लिश कर लिया होगा इसके बाद। ऐसा नहीं था, वो वापस लौट गया था, फिर उसका इंडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जितना लूट सकता था, जो लूट सकता था सब लूट के ले गया, सारी वेल्थ सारी रिचनेस लूट कर ले गया। 8 बार इन्वेजन करी, भारत की कम नहीं होती है, और इतने में वो सेटिस्फाइड था। उसने कोई भी अफगान किंगडम भारत के अंदर स्टैब्लिश नहीं करा था, ठीक है। अब जो ये फॉरेन इन्वेजन हुई है इतने टाइम पीरियड में, फिर चाहे वो नादिर शाह की हो दोस्तों या फिर वो अहमद शाह अब्दाली की हो, इसके इफेक्ट्स क्या निकले हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे, और अलग अलग मुगल एम्परर्स की हमने क्रोनोलॉजी के बारे में बात करी थी। फॉरेन इन्वेजन की वजह से एक तो मुगल एम्पायर की जो प्रेस्टीज थी उसको डैमेज पहुंचा, ठीक है। उसकी जो इज्जत थी वो तो गई, लेकिन साथ में जो फाइनेंशियल सिस्टम था, मुगल एम्पायर की जो तिजोरी थी वो भी पूरी की पूरी खाली हो गई। मुगल एम्पायर के जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो रूइन हो गया, उसके साथ ही कंट्री की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो धूल चाटने लगी। पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पैरालाइज हो गया। और अब जो ये उठने की सोच रहे थे मुगल एम्पायर या एम्परर्स
कि दोबारा से हम अपने एम्पायर को पुराने ज़माने की तरह प्रेस्टिजियस बनाते हैं, उसको आसमान की ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेकर जाते हैं। वो सपना पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया। जो इम्पॉवरिश नोबल्स थे, इम्पॉवरिश का दोस्तों मतलब होता है गरीब होना, या फिर जब आप बर्बाद हो चुके होते हो उसको कहते हैं इम्पॉवरिश। तो जो नोबल्स जो इम्पॉवरिश थे, अब नोबल्स इम्पॉवरिश कैसे हो गए? मुगल एम्पायर और एम्परर्स के पास ही कुछ नहीं बचा, तो वो नोबल्स को कैसे पालेंगे? ठीक है, उन्होंने क्या करा, छोटे और जो मजले किसान हुआ करते थे उनको ऑपरेस करना स्टार्ट करा, ताकि वो रिकवर कर सकें जो भी वेल्थ उनके हाथ से इस फॉरेन इन्वेजन्स के कार्यकाल में, जब तक ये नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भारत को लूट रहे थे और उनके हाथ से जो फॉर्च्यून, जो प्रॉफिट सब कुछ जा रहा था, उसको वो रिकवर कर सके। उस रिकवरी के लिए उन्होंने छोटे और मझले किसानों का शोषण जो है वो स्टार्ट करा। और 1761 तक आते आते मुगल एम्पायर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो मुगल एम्पायर एम्परर्स अपने आप को क्लेम करते थे कि हमारा मुगल एम्पायर एक पैन इंडिया, एक ऑल इंडिया एम्पायर है, तो वो ऑल इंडिया एम्पायर जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। और अब वो सिर्फ एक छोटा सा किंगडम रह गया था, जो कि सिमटा हुआ था, सिमट कर रह गया था इन द रीजन अराउंड दिल्ली या फिर इन दिल्ली, जिसकी फ्रंटियर्स एक जमाने के अंदर, जब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब थे, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, और इवन इस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर्स के बियॉन्ड भी उनका जो एम्पायर की टेरिटोरियल डोमेन जो था, जो उनका वर्चस्व जो था, वो फैलता था। तो वो ऑल इंडिया एम्पायर का टैग अब मुगल एम्पायर के सर से उठ गया था, और सिर्फ अब वो किंगडम ऑफ दिल्ली रह गया था। दिल्ली के रीजन तक उसकी औकात, उसकी सीमा रह गई थी। ठीक है, तो ये हमने फॉरेन इन्वेजन्स के टॉपिक को दोस्तों खत्म करा। एक चीज और मेरे को आपको दिखानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानीपत का दोस्तों आप ट्रेलर एक बार ही देख लो तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मिलेगी। यहां पर जो अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है, उसका रोल निभाया है संजय दत्त ने। तो आप यहां पर एक बार इसको कवर कर लो, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अच्छी खासी। भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। युद्ध में दिखाई गई शूरता के लिए देश मां के चचेरे भाई श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ का अभिनंदन किया जाता है। जाओ क्या बना? मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। मेरे जीवन में तुम ही हो और तुम ही रहोगे। शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। दोस्तों एक मिनट लेना चाहूंगा, कंफ्यूज मत होना। ट्रेलर में जो पर्सन के बारे में बात करी जा रही है दैट इज सदाशिव राव, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को जिस पर्सन ने प्रवोक करा था वो कौन था? रघुनाथ राव था, वो मराठा सरदार था। सदाशिव राव भाई था, उसके अंडर काम करता था। और मराठा एम्पायर के अंदर आपको अगर ये इनके नाम याद नहीं रहते ना कि कौन पेशवा था, कौन क्या था, तो जब मराठास का टॉपिक हम अपनी बुक में आगे चलकर कवर करेंगे तो वो चीज़ आपको पूरी समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप जो नाम है उसको छोड़कर आराम से ट्रेलर को समझने की कोशिश करो। अहमद शाह अब्दाली के रोल पर ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं। मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहां बना अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था। मोड़ कब तक तो ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाए। दिस इज द कोहिनूर डायमंड ही इज वेयरिंग। और वो कह रहा है ना कि जो तख्त है वो शाहजहां के पिकॉक थ्रोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी बुक के अंदर गिवन नहीं है, मतलब स्पेशली फैक्ट गिवन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि नादिर शाह अगर उसको कोहिनूर डायमंड को और पिकॉक थ्रोन को लेकर गया था तो उसके बाद विरासत में जब इसने असैसिनेशन करा था नादिर शाह का, ये उसका जर्नल था ना, तो इसके पास भी आ गया था ये कोहिनूर का डायमंड और शाहजहां का पिकॉक थ्रोन। ठीक है, याद रखना। छीनने से नहीं मिलता। तलवारें खींच लो, इस बार हमें उसे रोकना होगा।
बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान आपका। वो एक लाख की फौज लेकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? हम मराठों का सफाया करते हैं तो फिर हमारे बंदूकें आपकी। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी न करे। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी, सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती पर वीर योद्धा खत्म नहीं हो रहे हैं। अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की रणभूमि है। तू छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती की मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। तो दोस्तों ये ट्रेलर था पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की यहाँ पर बात हो रही है। और जब आपने यहाँ पर देखा था ना कि शुरू में एक मुगल एम्परर आता है, वो बोलता है कि मराठों का सफाया करने वाला इस देश में कोई है नहीं क्या, तो अहमद शाह अब्दाली को जो इनविटेशन भेज रहा था और जिसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, वही अहमद शाह अब्दाली रिकॉग्नाइज कर गया था जब वो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, दिल्ली के ऊपर जब उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो आलमगीर 2 की यहाँ पर बात हो रही है, जो आपको मुगल एम्परर यहाँ पर दिखाया गया है, ही वॉज आलमगीर 2। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेजन्स का डिटेल टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कोहिनूर डायमंड के बारे में वीडियो दिखाई थी, यहाँ पर मैंने आपको जो अहमद शाह अब्दाली है उसके बारे में ट्रेलर दिखा दी यहाँ पर पूरा। ये डिस्कशन हमारी प्रॉपर तरीके से ओवर हुई। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।